नमस्कार मित्रों, सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दिशा कॉम्पिटिशन क्लासेज ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में राजनीति विज्ञान विषय को, और इसमें भी इससे पूर्व के जो हमारे वीडियो थे उसमें आप लोगों ने पश्चिमी विचारकों के विषय में अध्ययन किया था, और इस श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग भारतीय विचारकों के विषय में अध्ययन करने वाले हैं, और इसमें जो पहले विचारक हैं भैया वो महाराज मनु माने जाते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, सृष्टि का प्रथम प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो ये महाराज मनु को कहा जाता है। मनुस्मृति में कितने श्लोक बताए गए हैं? तो 2694 श्लोक बताए गए हैं। मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? तो भैया इसमें 12 अध्याय बताए गए हैं। चलिए कुछ बिंदु हम लोग मनुस्मृति के विषय में देखते हैं। जो कह सकते हैं कि जो हिंदू साहित्य का पहला अध्याय माना जाता है, जो पहली रचना मानी जाती है, जो विधि संहिता मानी जाती है, वो है मनुस्मृति। मनुस्मृति की जो रचनाकार जैसे डॉक्टर BC सरकार ने कहा कि ईसा से लगभग यह 150 वर्ष पूर्व रची गई है। इसके साथ साथ हंटर ने कहा है कि 600 ईसा पूर्व रची गई है। और जो सबसे उत्तम माना गया है जो रचनाकाल, वो ये माना गया है कि मजूमदार एवं सारकर के अनुसार यहाँ 3110 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व रचा गया है। और सामान्य रूप से इसे ज्ञान का संदेशवाहक भी कहा जाता है। और इसमें जब इसकी रचना हुई थी तो लगभग 1 लाख के आसपास श्लोक थे। वर्तमान समय में 2694 श्लोक हैं। दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि हिंदू धर्म की यह पहली कानूनी ग्रंथ माना जाता है, और इसमें 12 अध्यायों का वर्णन किया गया है। जो पहला अध्याय है वो संसार के विभिन्न प्राणियों की उत्पत्ति से संबंधित है। दूसरा जाति कर्मादि संस्कार विधि ब्रह्मचर्य व्रत विधि से संबंधित है। और कह सकते हैं इसमें जो छठा अध्याय है वो वानप्रस्थ व संन्यासाश्रम से संबंधित है। 9वां अध्याय वैवाहिक संबंधों से संबंधित है। 11वां अध्याय पाप निवृत्ति से प्रायश्चित आदि से संबंधित है। 12वां कर्मों के अनुसार मनुष्य के 3 उत्तम मध्यम अधम प्रकार की सांसारिक गतियों का वर्णन इसमें किया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुस्मृति में दंड के कितने रूप बताए गए हैं? तो ध्यान रखना, इसमें 3 रूप बताए गए हैं। पहला है नैतिक प्रयोजन, भौतिक बल का प्रयोग जब किसी नैतिक प्रयोजन के लिए किया जाए तो उसे उचित कहा जाएगा। दूसरा है अधिकृत संस्था, एक अधिकृत संस्था होनी चाहिए जिससे कह सकते हैं कि सामान्य रूप से जो नैतिकता को आधार मानकर बल का प्रयोग करे। दूसरा होता है अनुल्लंघनीयता, इस भौतिक बल को विधि की दृष्टि से तथा व्यवहार में ऐसी स्थिति प्राप्त होनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह के द्वारा इसका उल्लंघन न कर पाना संभव ना हो। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बताया गया है कि राज्य के साप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये मनु ने किया है। आपको ध्यान रखना है, इससे जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो कौटिल्य ने भी राज्य का साप्तांग सिद्धांत बताया है। अर्थात इसमें राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। पहला है स्वामी, दूसरा है मंत्री, तीसरा है पुर, चौथा है राज्य, 5वां है कोष, और छठा दंड, 7वां मित्र इसमें बताया गया। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। जी, अगला प्रश्न बताया गया है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो इसमें ये बताया गया है कि मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति देवी या देवता के द्वारा हुई है। सामान्य रूप से दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार ये माना जाता है कि जो राज्य है उसकी उत्पत्ति किसी देवी या देवता के द्वारा हुई है, और जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिरूप माना जाता है। जैसे मनु को भी कहा गया है कि यह ब्रह्मा के पुत्र माने जाते हैं। और जो दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक, जैसे अगर हम हीगल की बात करते हैं तो उसने स्वयं कहा है कि जो राजा है वो पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण माना जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जी, अगला प्रश्न बताया गया है कि जो राज्य की मंत्रिपरिषद है उसमें कितने सदस्य होने चाहिए? ध्यान रखना है, राज्य की मंत्रिपरिषद में 7 या 8 सदस्य होने चाहिए। मनु के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि उसकी जो मंत्रिपरिषद है उसमें 7 या 8 सदस्य बताए गए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि किसी व्यक्ति के लिए सरल कार्य भी अकेले संपादित करना कठिन है। अतः महान फल देने वाला राज्य कार्य तो अकेले राजा के द्वारा चला ही नहीं जा सकता। उसका ये मानना है कि मंत्रिपरिषद भी होनी चाहिए, और जो मंत्री होने चाहिए वो बहुत योग्य होने चाहिए। और राजा को कुलीन, शस्त्र ज्ञाता, शूरवीर, शस्त्र चलाने में निपुण, परिचित व्यक्तियों को ही मंत्री पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। ये सामान्य रूप से कहा गया है कि मनु का विचार था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न ये बताया गया है कि राज्य सत्ता जनसत्ता की शक्ति स्वीकार करे। यह बात राजा के पद और राज्य दोनों के लिए शुभ मानी गई है। तो यह कथन किसका है? यह कथन महाराज मनु का बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मनु के अनुसार अर्थव्यवस्था के कितने सिद्धांत प्रचलित हैं? तो भैया ध्यान रखना है कि मनु के अनुसार अर्थव्यवस्था के 4 सिद्धांत प्रचलित हैं। इसमें पहला है प्रजारक्षण, दूसरा है लाभ पर कर, तीसरा है राष्ट्रीय योजना बनाना, चौथा है व्यथा यानी कि किसी बड़ी समस्या से मुक्ति दिलाना, और 5वां बताया गया है कि अधिक कर पर निषेध होना चाहिए जिससे जनता का शोषण ना होने पाए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये बताया गया है कि महाराज मनु ने राष्ट्र के लिए कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं? तो इसमें इन्होंने 2 सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। पहला जो भैया आता है इसमें कह सकते हैं कि पर राष्ट्रों के लिए एक आता है मंडल सिद्धांत और दूसरा आता है छाणगुण नीति। हम लोग देखते हैं मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत में सामान्यतः ये बताया गया है कि राजा को अपने राज्य के चारों ओर या कह सकते हैं कि आसपास
एक मंडल की रचना करनी चाहिए और उस मंडल के माध्यम से उसे न्याय प्रणाली चलानी चाहिए। देखिए इसमें 12 राज्यों का वर्णन किया गया है और ये बात बताई गई है कि सामान्य रूप से कह सकते हैं कि जो राजा है वो महत्वाकांक्षी होना चाहिए और 12 राज्यों के मंडल की रचना उससे करनी चाहिए। उसका ये मानना है कि राजा का पड़ोसी राज्य स्वाभाविक रूप से उसका शत्रु राज्य होता है और दूसरी स्वाभाविक बात यह है कि मित्र का मित्र या शत्रु का शत्रु तो मित्र होता है, लेकिन शत्रु का मित्र शत्रु होता है। अर्थात इसमें यह बताया गया है कि राजा को 5 राज्य सामने वाले यानी कि आगे वाली दिशा में होने चाहिए और जो 5 राज्य हैं उसे पीछे वाली दिशा में होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त इसमें 2 अन्य राज्य बताए गए हैं, मध्यम तथा उदासीन। हम लोग देखते हैं जो मंडल सिद्धांत में बताया गया है वो इस प्रकार से है। जी देखेंगे ये जो धारणा आपके सम्मुख प्रस्तुत की गई है ये मंडल सिद्धांत की ही बताई गई है, जिसमें आपको देखना है कि ये जो राज्य बताए गए हैं ये 5 राज्य बताए गए हैं, इसके साथ साथ ये 5 राज्य बताए गए हैं और जी ये जो 2 बताए गए हैं ये उदासीन एवं मध्यम बताएंगे। इस प्रकार से जो 12 राज्य होते हैं उनसे राजा को किस प्रकार के संबंध स्थापित करने चाहिए जिससे उसे कोई समस्या उत्पन्न ना होने पाए। आगे हम लोग देखते हैं जो मंडल सिद्धांत है इसमें एक और इसके साथ साथ इसमें दूसरा जो सिद्धांत बताया गया है वो है छानगुण नीति। छानगुण नीति में यह बताया गया है कि यह एक भैया 6 लक्षणों वाली, जी ध्यान रखेंगे, इसमें यह बताया गया है कि यह जो है एक 6 लक्षणों वाली नीति है जिसमें सामान्य रूप से बात प्रस्तुत की गई है। कौन कौन से 6 लक्षण हैं हम देखते हैं कि पहला इसमें जैसे लक्षण ये बताया गया है कि संधि, अर्थात राजा को संधि भी करनी चाहिए। उसके साथ विग्रह, विग्रह का अर्थ है युद्ध। इसके साथ साथ तीसरा इसमें यान बताया गया, यान का मतलब है वास्तविक आक्रमण। चौथा इसमें आसन बताया गया है, आसन का मतलब यह है तटस्थता या उदासीनता की स्थिति। दूसरा बताया गया है कि द्वैधी भाव, द्वैधी भाव का तात्पर्य यह है कि शक्तिशाली से शत्रु की रक्षा के लिए एक रणनीति बनाना। और दूसरा बताया गया है मतलब जो छठा बताया गया है वो है संश्रय। इसका तात्पर्य यह है कि बलवान का आश्रय लिए जाने में ही भलाई है। तो ये भैया परराष्ट्रीय सिद्धांत के 2 सिद्धांत बताए गए हैं। आगे हम लोग देखते हैं अगला जो बताया गया है कि मनु के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के कितने बिंदु बताए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मनु के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के 2 बिंदु बताए गए हैं। पहला जो इसमें बताया गया है वो है वर्ण व्यवस्था और दूसरा बताया गया है आश्रम व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें अगर देखा जाए तो ब्राह्मणों के विषय में ये बताया गया है कि ब्राह्मण धर्म की रक्षा करने और अपनी क्षमता के कारण ही सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात ब्राह्मण जो है वो क्या करेगा, धर्म की रक्षा करेगा, इंद्रियों पर नियंत्रण, पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, दान लेना, ये समस्त बातें ब्राह्मण के परिप्रेक्ष्य में बताई गई हैं। इसके साथ साथ इसमें अगर देखा जाए तो क्षत्रियों के विषय में क्या कहा गया है कि प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना और विषयों में आसक्ति नहीं रखना। इसके साथ साथ वैश्यों के विषय में क्या बताया गया है, पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन कराना, व्यापार करना, ब्याज लेना, कृषि कार्य करना। इसके साथ शूद्रों के विषय में बताया गया है कि समाज के जो शेष 3 वर्ण हैं उनकी सेवा करना और इनका यही कर्तव्य माना गया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगला प्रश्न ये बताया गया है कि शूद्रों के प्रति घोर अपमान का वर्णन कहाँ किया गया है भैया, तो ये मनुस्मृति में किया गया है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न ये बताया गया है कि मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों की दशा कैसी थी। तो ध्यान रखना है पिंजरे में बंद प्राणी के समय, अर्थात जो स्त्रियों की दशा थी वो उत्तम नहीं थी। अगला देखते हैं कि मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो विलियम जोन्स ने किया था 1776 ईस्वी में। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि सामान्य रूप से यदि शूद्र के कान में गलती से वेद का मंत्र पढ़ जाए तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डालकर उसे दंडित किया जाना चाहिए। यह कथन कहाँ वर्णित है भैया, तो यह कथन मनुस्मृति में वर्णित है। अगर देखा जाए तो जो मनुस्मृति है इसकी सबसे बड़ी आलोचना ये मानी जाती है कि शूद्रों का व्यापक यहाँ पर विरोध किया गया है। यही कारण है कि अधिकतर जो कह सकते हैं शूद्रों के नेता हैं या शूद्रों के जो संरक्षक माने जाते हैं उन्होंने मनुस्मृति को कई बार जलाया भी या कह सकते हैं उसका विरोध भी किया है। तो ये सबसे आलोचना का बिंदु बताया गया है कि जो शूद्र वर्ग हैं उनकी पर्याप्त आलोचना यहाँ पर की गई। आगे देखते हैं भैया, गलत टाइपिंग हो गई। मनु ने हिंदू धर्म के कितने संस्कारों का वर्णन किया है, तो आपको ध्यान रखना कि 16 संस्कारों का वर्णन किया है। आगे देखते हैं कि मनु नहीं उपाय क्या साधन कितने रूप बताए हैं। भैया गलत टाइप हो गया कि मनु ने उपाय के कितने रूप बताए हैं या साधन के कितने रूप बताए हैं, तो 4 बताए हैं, साम, दाम, दंड व भेद बताए हैं। आगे हम लोग देखते हैं जो अगला हमारा बिंदु बताया गया है, कुछ अन्य बातें देखेंगे हम लोग। सामान्यतः जैसे राज्य की दैवीय पद का सिद्धांत आप लोगों ने देखा तो ये 7वें अध्याय में वर्णित है और इसमें राजा के क्या कार्य बताए गए हैं। तो पहला ये बताया गया है कि प्रजा रक्षण का कार्य, प्रजा पालन या लोक कल्याण का कार्य, प्रशासनिक व्यवस्था का निर्वाह। इसके साथ साथ इसमें अर्थव्यवस्था का संचालन और नियंत्रण की बात रखी गई है, सामाजिक व्यवस्था का नियमन और निर्वाह की बात रखी गई है, न्याय की व्यवस्था की गई है। ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। उसके साथ राजा की सत्ता पर नियंत्रण की बात बताई गई है, यानी कि धन का नियंत्रण करना चाहिए, संस्थागत नियंत्रण करना चाहिए और राजा के लिए दंड का विधान भी मनुस्मृति में किया गया है। इसके साथ साथ जो आश्रम की व्यवस्था बताई गई है, यानी कि जो 0 से 25 वर्ष की अवस्था है या ब्रह्मचर्य की अवस्था है जिसमें छात्र होता है वो शिक्षण कार्य करता है।
इसके साथ साथ इसमें गृहस्थाश्रम बताया गया है 25 से 50 वर्ष की अवस्था, इसमें छात्र विवाह करता है और पुत्र को जन्म देता है। उसके बाद में वनवास की अवस्था बताई गई है 50 से 75 वर्ष की अवस्था। इस अवस्था में पति पत्नी कह सकते हैं कि जंगल में एक साथ रहते हैं। उसके बाद में जो संन्यास की अवस्था बताई गई 75 से 100 वर्ष की अवस्था, इस अवस्था में जो पति पत्नी होते हैं वो अलग हो जाते हैं और जंगल में निवास करते हैं। उसके साथ साथ अगला बिंदु हम देखते हैं कि मनु के चिंतन का क्या महत्व है। तो पहला बिंदु ये बताया गया है कि इन्होंने दैवीत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, संप्रभुता राजधर्म की इन्होंने विवेचना की है। इसके साथ साथ सामान्य रूप से अन्य बिंदु जो हम देखते हैं वो ये बताए गए हैं मनुस्मृति के अनुसार कि इन्होंने, भैया ध्यान रखेंगे, संप्रभुता राजधर्म की विवेचना की है, मानव मात्र के कर्तव्यों और स्वधर्म पालन पर बल दिया है, विधि प्रणेता हैं, ये न्याय व्यवस्था के जनक माने जाते हैं, राजकोष अर्थव्यवस्था के जनक माने जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भी इन्होंने प्रतिपादन किया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए हैं मनुस्मृति के विषय में कि यह एक महान रचना मानी जाती है और हिंदू साहित्य का जो कह सकते हैं कि यह हिंदू दंड विधान का या जो न्याय प्रणाली का जो पहला ग्रंथ माना जाता है वो मनुस्मृति ही माना जाता है। इसके साथ साथ इसमें राजकोष और अर्थव्यवस्था संबंधी भी विचार प्रस्तुत किए गए थे और साथ के भी विचार यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। कानून की अगर बात करते हैं तो मनु ने कानून और न्याय की व्यवस्था की है। कानून निर्माण के लिए उसने एक विधायिका का सुझाव दिया है जिसे परिषद नाम दिया गया है। मनु की परिषद के संबंध में जो विचारक मोटवानी उन्होंने लिखा है कि परिषद ऐसे विद्वान बुद्धिमान व्यक्तियों से मिलकर बननी चाहिए जिन्होंने वेदों और टीकाओं का अध्ययन किया हो और जो अपने तर्कों के संबंध में बुद्धियुक्त प्रमाण देने की योग्यता रखते हैं और इसमें जो सदस्य होने चाहिए वो लगभग 10 होने चाहिए। तो भैया आज हम लोगों ने देखा है जो कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण बिंदु थे मनुस्मृति के विषय में, आप लोगों ने अध्ययन किया। मेरा विचार है कि ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा का भाग बने। यदि आपके BA MA या TGT PGT में मनुष्य जो सिलेबस में उपलब्ध हैं तो आप इनका अवश्य अध्ययन करें और जो भी आपके साथी हैं, जो आपके मित्र हैं जो BA MA में राजनीति विज्ञान को ले रखा है या TGT PGT में अप्लाई किया है भैया, तो उनको आप इसे अवश्य शेयर करें जिससे वो भी इसका लाभ ले सकें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।